Good morning, students. Today I am going to learn about periodic properties part 3. पार्ट 1, पार्ट 2 आप पहले ही पढ़ चुके हैं. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई के बारे में एंड पार्ट 2 में हमने पढ़ा आयनिक रेडियाई के बारे में. अब हम यहाँ आते हैं अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी IA. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी का मीन क्या होता है? कोई भी क्या है, एक गैस आइसोलेटेड गैसियस एटम है, किसी भी एलिमेंट का आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है. हमने एटम जो है, एटम को माना है और एटम को इस तरह से माना है कि वो आइसोलेटेड है, किसी और एटम से बॉन्डेड नहीं है और गैसियस अवस्था में है. गैसियस अवस्था में हमने क्यों लिया है? क्योंकि गैसियस अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है. तो गैसियस एटम में एटम्स हैं. अब इसमें क्या होगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी कि सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट शेल्स में अरेंज्ड होते हैं. न्यूक्लियस का उनके ऊपर एट्रैक्शन लगता है, तो न्यूक्लियस से जो लूजली बाउंड है वो कौन से होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे. तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या है, एनर्जी देनी होगी. तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom of an element is called as ionization energy. अब हम इसे किस तरह से शो कर सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल सपोज हमने यहाँ पे कार्बन लिया है, एटम है, कार्बन है, गैसेस अवस्था में. जी जो है वो क्या शो कर रहा है? दिस एटम इज इन गैसेस स्टेट प्लस IE1 यानी आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मीन क्या है कि अगर हम, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड we can say it ionization potential also and first ionization potential. अब हमने एनर्जी दी है यहाँ पे, इसलिए हमने कहाँ दिखाया है इसे? रिएक्टेंट की साइड में दिखाया है कि हमने ये एनर्जी दी है. गिवन एनर्जी है, ये एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकला. यहाँ देखिए अब प्रोडक्ट वाली साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और साथ में जो एटम था उससे किसका फॉर्मेशन हो गया है? आयन का, और वो भी कैटायन का फॉर्मेशन हो गया है. इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी हमें दी है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है. एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी है. In this process, if one electron is removed, it is termed as the first ionization energy. अभी मैंने आपको बताया, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. एंड दस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन द एनर्जी इज नॉन एज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. इसी टाइप से आप देखिए, अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो वो कहलाएगी आपकी IE2 यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये क्या कहलाएगी? IE3 यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. अब सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो क्या होगा? जैसे सपोज आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब क्या बन गया? पहले आपका एटम था, एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसके लिए जो एनर्जी दी आपने वो हो गई आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब इस टाइम पे आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, बट अब की बार आपको ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकालना पड़ेगा? कैटायन से निकालना पड़ेगा. और कैटायन जो होता है, आपने पहले पढ़ा था, लास्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैटायनिक साइज इज़ स्मॉलर दैन एटमिक साइज. तो कैटायन जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है एटम की तुलना में. तो कैटायन अब क्या हो जाएगा? उसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया और साइज़ छोटा हो गया, तो अब उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इसलिए IE2 जो है उसकी वैल्यू जो है वो किससे ज़्यादा होगी? IE1 से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से. इसी तरह से अब आप देखिए, अगर आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस टाइम पे आपको किससे निकालना है? आयन से निकालना है. और आयन भी कैसा है यहाँ पे? अब डाइवेलेंट आयन बन गया है आपके पास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो. तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा कैटायन के ऊपर, उसका साइज़ भी क्या होता जाएगा? उतना ही श्रिंक होता जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा. अब आप क्या देखोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब कैटायन में और इंक्रीज़ हो गया है, साइज़ छोटा हो गया है उसका.
तो साइज़ छोटा होने के बाद फिर हमें और बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए यहाँ पे ये ऑर्डर है I3 इज़ ग्रेटर देन I2 एंड इज़ ग्रेटर देन I1। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड को प्रभावित करने वाले कारक हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है एटॉमिक साइज, या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आयनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एटॉमिक साइज। देखिए, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उसमें डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है, और भी ज़्यादा लूजली बाउंड हो जाएगा उसमें, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी देनी होगी। बहुत कम एनर्जी देने पर ही वो आराम से निकल जाएगा। तो इसी वजह से जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। यही रीज़न है कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एन की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ती है, इनकी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट्स का, और इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, कम एनर्जी से निकल जाती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी वो कम होती जाएगी। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इनको ये प्रोपोर्शनल टू होगी न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही IE की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो और भी ज़्यादा क्या होगा, बिल्कुल टाइटली बाउंड होता जाएगा उससे, न्यूक्लियस से। थर्ड आता है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन अ गिवन शेल द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर SPDF। देखिए, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किस में है, S शेल में है, P शेल में है, D में है या F में है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, अगर S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो न्यूक्लियर चार्ज को भेद देंगे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को फील कर सकते हैं वो। और पी में अगर है तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है। डी है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होगी वो हमेशा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, कि अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। शील्डिंग पावर तो होती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की। इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर को भेदने की काम कौन करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुँचे, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेगा कि वो भी न्यूक्लियस का चार्ज फील करना चाहेगा, एट्रैक्शन फोर्स फील करना चाहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिटल में है। अगर एस ऑर्बिटल्स में है, एस शेल के अंदर, एस सब शेल में है, तो उनकी पावर क्या होगी, पेनिट्रेट करने की ज़्यादा होगी। वो शील्डिंग इफेक्ट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का रख रहा है उसे पेनिट्रेट कर देंगे और न्यूक्लियर चार्ज को फील कर पाएंगे। तो अगर जैसे जैसे पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज होगी, इनके एस में है तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज है, तो IE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब फोर्थ फैक्टर आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को इन कॉन्फ़िगरेशन में से निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो IE इज़ प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी आपने पढ़ा आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है ये, फिर आपने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इसका क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं हम इसका पीरियड्स के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, कि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, आप अगर किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जनरली क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज श्रिंक होता है, एटॉमिक साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे बेरिलियम और नाइट्रोजन। यानी सपोज आप देखिए सेकेंड ग्रुप की हम बात करते हैं। सेकेंड ग्रुप है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे फर्स्ट ग्रुप में तो हाइड्रोजन हीलियम आते हैं,
सेकेंड वाले ग्रुप के अंदर आपका क्या हो जाता है, जैसे आपने बेरिलियम से शुरू कर दिया, जैसे यहाँ आपने देखा अगर आप लेफ़्ट टू राइट गए तो लेफ़्ट टू राइट जाने में वैसे तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पे कुछ अपवाद है, यानी कि कुछ अंतर देखा गया कि जो बेरिलियम है उसकी किससे, बेरिलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन की तुलना में ज़्यादा पाई गई, बोरॉन की तुलना में ज़्यादा पाई गई। और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा पाई गई, जबकि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए लेफ़्ट टू राइट जाने पे। अब इसका रीज़न यही है कि बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 एंड 2s2 2s2 होता है, और बोरॉन जो होता है उसका क्या है 2s2 2p1 है। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है उसका है 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 2s2 2p4। तो यहाँ देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम का फुल फिल्ड है और नाइट्रोजन का इसमें हाफ फिल्ड है, यानी कि p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फिल्ड है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल इनके अंदर ज़्यादा हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था थर्ड फैक्टर, i.e. प्रपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आ जाते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप। अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है रेगुलरली, और साथ के साथ क्या होती है, एटमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। बट एटमिक साइज़ वाला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज की तुलना में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसी वजह से ऊपर से नीचे आने में एटमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, और एटमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, यानी कि घटती जाएगी, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसमें भी कुछ अपवाद है, देखिए द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम, एन एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे कौन सा है आप देखते हो, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम आता है, ये ग्रुप है बोरोन एल्यूमिनियम एंड ग्रुप कौन सा है, ये थर्ड है, यानी कि थर्ड ग्रुप है आपका, 13 ग्रुप है, सॉरी पी ब्लॉक का है ये, 13 ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि हम देखते हो ऊपर से नीचे जाने पे बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम ये है 13 ग्रुप। इसमें होना तो क्या चाहिए कि ऊपर से नीचे आने में एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, और साथ के साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। पर यहाँ देखने को मिला कि गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम की तुलना में। देखिए एल्यूमिनियम है आपका थर्ड पीरियड में, इसकी है 577.6 किलो जूल पर मोल, और गैलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है 578.8 किलो जूल पर मोल। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जब हम जाते हैं तो इनके बीच में 10 क्या आ जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस में भरे जाते हैं, n-1d में भरे जाते हैं। तो उनका कौन सा इफेक्ट आ जाता है, उनका और उनकी शील्डिंग पावर जो होती है, यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होगा उनका कौन सा पावर होगा, शील्डिंग पावर। इनकी शील्डिंग पावर जो होती है वो बहुत कम होती है, तो यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं रख पाते हैं, ये ढक नहीं पाते हैं पूरी तरह से, और वो चार्ज जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इजीली फील कर लिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर एटमिक साइज़ तो देखो जो शेल है वो तो सेम रहा, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं हुआ, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज आपको देखना पड़ेगा, तो उसकी वजह से एटमिक साइज़ जो है वो थोड़ा सा श्रिंक होगा, एटमिक साइज़ वाला जो फैक्टर है वो श्रिंक होगा। तो इसी वजह से जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ना चाहिए था वो इतना इनका एटमिक साइज़ बढ़ नहीं पाता है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस रहता है, लगभग इक्वल ही रहता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी, आयनाइजेशन एनर्जी भी उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होगी, बहुत ही थोड़ी सी स्लाइटली ही लार्ज होगी, लगभग इक्वल बराबर ही है इसमें। एंड थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू सेकेंड रो एलिमेंट. This is due to the decrease in size of these elements as a result of insertion of lanthanides in sixth period, lanthanide contraction. इसी तरह से आप क्या देखते हो कि थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो होती है वो कौन सा, वो भी हायर वैल्यू दिखाती है आयनाइजेशन एनर्जी की, जबकि क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। जबकि हम क्या देखते हैं कि 3D से 4D में जाने पर, 4D से 5D में जाने पे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए, पर साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाता।
क्योंकि 4D और 5D के ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं, बल्कि 5D का तो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके बीच में 14 लैंथेनम के बाद क्या हो जाता है, 4D सीरीज़ में लैंथेनम के बाद 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं जिन्हें हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, और वो क्या है, N-2F के अंदर आते हैं। और उनकी भी क्या होती है, इस टाइप की शेप होती है कि वो उसे पूरी तरह से 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है और वो शील्ड भी इतना नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से साइज़ किसका ज़्यादा हो जाएगा, 4D का 5D की तुलना में ज़्यादा हो जाता है और 5D का 4D की तुलना में कम रहता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसे हम, मतलब साइज का श्रिंक होना। 4D से 5D सीरीज़ में जाने पे साइज श्रिंक हो रहा है, जिन्हें हमने बोला है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये कपवाद है। वैसे तो ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में टॉप से बॉटम में आने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम बोल रहे हैं कि लैंथेनाइट 14 लैंथेनाइट एलिमेंट्स आ जाते हैं, N-2F के अंदर भरे जाते हैं, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाता है 4D से 5D में जाने पे। और एटॉमिक साइज अगर श्रिंक है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की क्या क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कैसे बताएंगे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? देखिए, अगर कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन क्या होता है, जो भी मैटर्स होती हैं उनकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं हमें। यानी जो एलिमेंट जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो हम उसे बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी कि कैटायन जो इजीली बन सकता है। और यही मेटल का कैरेक्टर होता है। मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा किसमें पर होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल्स की, उनका जो आयंस बनता है। जैसे सोडियम मेटल है Na+, मैग्नीशियम मेटल है Mg+2। तो क्योंकि इनके अंदर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, इनमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जा सकता है। और यही चीज़ आप इससे देखेंगे कि जिस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी ही एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। Across a period, the ionization energy of the element in general increases, meaning the electropositive character decrease from left to right. ऊपर जैसे हम किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो एलिमेंट्स होंगे उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होगा। इसी तरह से किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जनरली हम बोल रहे हैं, जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऊपर से नीचे आने में ग्रुप में इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड आता है प्रिडिक्शन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या होते हैं, इजीली कैटायंस में चेंज हो जाएंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो जो कैटायंस बन सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे और उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक। और जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, उनसे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, तो उनका नेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नॉन मेटेलिक हो जाता है। तो यही इसमें बताया हुआ है। और आप कैसे देख सकते हो कि अगर किसी भी, कैसे देख सकते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। और इसी तरह से नॉन मेटल्स का भी आप बता सकते हैं कि नॉन मेटेलिक नेचर कैसे बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे किसी भी ग्रुप में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। आई होप बच्चों आपको आज मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बता सकते हैं कि हमने 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, एक एटॉमिक रेडियाई, एक आयनिक रेडियाई, और अब हमने पढ़ा है आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों।